नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। आज एक बार फिर से देश और दुनिया की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रशिया चाइना से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी खबरें। इसी के साथ मलेशिया की बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, तुर्की से भी बहुत बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। इसी के साथ हर छोटी से लेकर बड़ी खबर के बारे में आज हमने जाना है। इसी के साथ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। जी हाँ दोस्तों, भारत में मानसून आ गया है। 2 दिन पहले भारत में मानसून आ चुका है और स्काईमेट का दावा है कि केरल के तट से टकरा चुका है। भारत के किसानों के लिए बहुत ही खुशी की खबर है कि भारत में मानसून की दस्तक समय से 2 दिन पहले हो गई है और भारत में अब धान की फसल के लिए भी मौसम तैयार हो गया है। मौसम विभाग ने 1 जून को आने का पूर्वानुमान लगाया था, लेकिन आज 30 मई को ही मानसून केरल के तट से टकरा गया है और इसी के चलते भारत के किसानों के चेहरे भी खुश हो गए हैं। हालांकि दोस्तों, अभी जो मौसम विभाग पहले अनुमान लगाते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। हालांकि मौसम विभाग जो अनुमान लगाता है उसके अनुसार वास्तविक जो घटना होती है वो मैच नहीं खाती है। 2019 में मौसम विभाग का अनुमान था 96% बारिश होगी, लेकिन बारिश 110% हुई। 2018 में 97% का अनुमान था, लेकिन बारिश कम हुई। दोस्तों, मौसम विभाग दरअसल कितना भी कुछ कर ले, लेकिन एक करेक्ट डाटा वो नहीं दे सकता, क्योंकि ये भगवान की पृथ्वी है और भगवान एक अनिश्चितता को ज्यादा एक अपनी ओर आकर्षित करता है और जो कुछ फिक्स हो गया फिर उसमें भगवान का क्या रोल रह जाएगा। इसलिए भगवान हर बार कुछ नया ही करता है, या तो बारिश कम करेगा या फिर बारिश ज्यादा करेगा, और इसीलिए मौसम विभाग भगवान की भविष्यवाणी के अनुसार मैच नहीं खा पाता और इसीलिए अब 2 दिन पहले मानसून भारत में पहुंच गया। चलते अगली बड़ी खबर पर। यह खबर रशिया से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस ने रशिया और चाइना के पावर ऑफ साइबेरिया गैस पाइपलाइन पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। दोस्तों, रशिया की प्लान है कि वो गैस पाइपलाइन चाइना में बिछा दे और इसी के जरिए $400 बिलियन की ये गैस की पाइपलाइन वो बिछाने का काम कर रहे हैं। और हालांकि 10,000 से ज्यादा वर्कर इस गैस पाइपलाइन को बिछाने में लगे हुए हैं। लेकिन फिलहाल कोरोना वायरस के जिस तरह से केस पहले चाइना में आए और उसके बाद रशिया में आए, इस कारण से ना सिर्फ चाइना का यह प्रोजेक्ट लंबा खिंच गया है, बल्कि रशिया की तरफ से भी ये पावर ऑफ साइबेरिया का जो प्रोजेक्ट है वो लंबा खिंच गया है। हालांकि $400 बिलियन के इस प्रोजेक्ट से 2014 से ही बातचीत चल रही है और लगभग 30 सालों के लिए 38 बिलियन क्यूबिक मीटर जो गैस की सप्लाई है वो रशिया से चाइना की ओर की जाएगी। मगर फिलहाल कोरोना वायरस ने एक फैक्ट्री और एक बड़े प्रोजेक्ट की आज ईंट से ईंट बजाकर रख दी है। लेकिन दोस्तों, चाइना अब इस वायरस को लेकर कितना सीरियस है इस दुनिया में, ये आप सभी देख ही रहे हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। रशिया में कोरोना वायरस ने तोड़ा रिकॉर्ड, मामले पहुंचे 4 लाख के करीब। जी हाँ दोस्तों, आज भी रशिया में 8,952 नए केस आए हैं सामने। इसी के साथ 3,96,575 केसों की संख्या पहुंच गई है और इसी के चलते मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी के साथ भारत में भी केसों की संख्या इसी तरह की रफ्तार से ही बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 8,000 के करीब भारत में भी केस आए हैं, जिसके बाद भारत में भी कोरोना वायरस अब लगभग बेकाबू होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर मलेशिया से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, मलेशिया के फॉर्मर पीएम महातीर मोहम्मद अब पार्टी से निकाल दिए गए हैं। दोस्तों, काफी एक हैरानी की बात है कि महातीर मोहम्मद जो खुद ब खुद इस पार्टी के एक मुखिया थे और कभी इस पार्टी की नींव ही इन्होंने रखी थी, लेकिन आज जब ये सत्ता से हट गए हैं और 94 साल की उम्र में हो गई हैं। हालांकि महातीर मोहम्मद बहुत फेमस है मलेशिया में, लेकिन जिस तरह से बेइज्जती आज उनकी की गई है उसके बाद महातीर मोहम्मद के लिए ये एक अच्छी खबर नहीं है। दरअसल दोस्तों, ये महातीर मोहम्मद अपनी संसद में एक विरोधी पार्टी के साथ बैठ गए थे, जिस कारण से इन्हें और इनके बच्चों को और इन्हीं के ही पार्टी के जो करीबी नेता हैं उन सबको इन्हीं की ही पार्टी से जो 2016 में बनाई गई थी उधर से निकाल दिया गया। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ आज इतना सब कुछ होने के बावजूद भी महातीर मोहम्मद को कोई भी शर्म नहीं है और वो अभी भी खुले ढंग से अपनी बात पर अड़े हुए हैं। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर तुर्की से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, तुर्की है सोल्ड 44 बिलियन डिफेंडिंग द लीरा दिस ईयर से बैंकर। जी हाँ दोस्तों, तुर्की की इकोनॉमी लगातार चरमरा रही है और उसकी इकोनॉमी और उसकी करेंसी लीरा को संभालने के लिए अब तुर्की के बैंकों ने $44 बिलियन की जो अपनी करेंसी है उसे अब बेचना पड़ा है। हालांकि कोरोना वायरस के कारण उसकी इकोनॉमी और उसकी करेंसी पर बहुत बुरा असर देखने को मिला है। हालांकि लीबिया में जिस तरह से जंग में सपोर्ट तुर्की कर रहा है, उस कारण से भी तुर्की की इकोनॉमी पर अच्छा खासा असर देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ तुर्की अब अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए बहुत
एक काम कर रहा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर तुर्की से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, तुर्की और रशिया के बीच में लीबिया में जंग हो गई है। रशिया ने अभी हाल ही में अपने 14 लड़ाकू जहाज लीबिया की ओर रवाना कर दिए हैं और इसी के चलते तुर्की ने अपना बयान दिया है कि विल नॉट अलाउ एनी अनसर्टेनिटी इन लीबिया। तुर्किश वाइस प्रेसिडेंट, जी हाँ दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट तुर्की के ये हैं और इन्होंने आज एक अपने लफ्जे में आज रशिया को धमकी दे दी है कि हम लीबिया में किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी को मंजूर नहीं करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लीबिया की जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट को तुर्की सपोर्ट करता है और तुर्की की जो लीबिया की जो एक सेना है उस सेना को रशिया सपोर्ट करता है, जिस कारण से आमने सामने रशिया और तुर्की आ गए हैं और फिलहाल तुर्की का पलड़ा लीबिया में भारी हो गया है और लीबिया में फिलहाल तुर्की की सत्ता मंडराती हुई दिखाई दे रही है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने आज कह दिया है कि WHO से हमने अपने सभी रिश्ते तोड़ दिए हैं। हालांकि अभी 30 दिन पूरे नहीं हुए थे डोनाल्ड ट्रंप ने जो लेटर WHO को लिखा था, लेकिन WHO ने कोई भी रिस्पॉन्स उस लेटर का नहीं दिया, जिस लेटर में WHO को कहा गया था कि आप जिम्मेवार हैं इस वायरस के लिए। लेकिन उस वायरस के उस लेटर का कोई जवाब नहीं आने के बाद आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम WHO से अपने सभी रिश्ते परमानेंट तरीके से आज तोड़ रहे हैं, जिसके बाद WHO और चाइना का अमेरिका का कोई भी नाता नहीं रह जाता। हालांकि चाइना ने आज जिस तरह से WHO को खरीद लिया है, उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा WHO पर साफ दिखाई दिया है। हालांकि हांगकांग के मामले पर फिलहाल अमेरिका और चाइना की जंग अभी भी चल रही है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर भारत से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, मोदी 2.0 का पहला साल पूरा हो चुका है और लगातार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी हो रही है और एक किस्म की एक जो आज चुनौतियां सामने आई हैं उसके बारे में भी आज चर्चा की गई है। कोरोना के पहले GDP 11 साल में सबसे नीचे पहुंच गई थी। सबसे पहले तो झटका मोदी सरकार को फिलहाल 2.0 की सरकार आई है उसके पहले ये लगा कि जो GDP थी उसकी ग्रोथ रेट कम हो गई और 11 साल के सबसे निचले स्तर पर GDP पहुंच गई। लेकिन कोरोना काल में जब ये सब लॉकडाउन शुरू हुआ तो उसके बाद GDP की हालात तो बहुत बुरी हो गई और इसी के साथ साथ जो NRC के मुद्दे पर भी भारत का विरोध हुआ और कश्मीर मुद्दे पर धारा 370 हटाई गई। उसके कारण भी भले ही भारत में हालात अच्छे रहे हों, लेकिन भारत की छवि दुनिया में थोड़ी सी खराब हुई है। लेकिन उस छवि को खराब होने के लिए भारत को कोई परेशानी की इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत उस छवि को अब हासिल दोबारा कर चुका है। हालांकि इस साल हमने नेपाल जैसे पड़ोसी देश के आंखें भी देखी हैं। नेपाल ने अब भारत को आंख दिखाना शुरू कर दिया है और इसी के साथ ही पाकिस्तान का जिस तरह से विरोध पूरी दुनिया ने किया था, ये भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हालांकि दिल्ली दंगे में भी तस्वीरें जो सामने आई थी उन्होंने भी भारत को शर्मसार किया था, लेकिन इसी के साथ ही जो एक अच्छी खबर ये भी थी कि पाकिस्तान को हमने घेरा था और धारा 370 हटाई थी और इसी के साथ ही जो NRC जो NRC का बिल था उस बिल पर भी कामयाबी हासिल की थी और इसी के साथ साथ मुसलमानों के लिए एक जो कानून लाए गए थे उस कानून पर भी हमने बहुत अच्छा काम किया है। और दोस्तों, मोदी सरकार की आप जो एक साल पूरे हो गए हैं, आप क्या मानते हैं कि क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा काम किया था या नहीं? हालांकि हम तो मानते हैं कि भारत की नरेंद्र मोदी सरकार पिछले वाली सभी सरकारों से सर्वश्रेष्ठ सरकार है और उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। हालांकि अर्थव्यवस्था की बात है तो उस अर्थव्यवस्था के लिए जरूर भारत की मोदी सरकार कदम उठा रही है, लेकिन कोरोना वायरस के कारण ये अभी कदमों में थोड़ी देरी हो जाएगी। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर भारत पाकिस्तान से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान के एक स्पाई कबूतर जो पाकिस्तान के एक स्पाइंग करने के लिए भेजे जाते हैं उन कबूतरों को आज छोड़ दिया है। दरअसल ये कबूतर गुलाबी रंग के होते हैं, इनके पंखों पर गुलाबी रंग लगा होता है और ये पाकिस्तान स्पाइंग करने के लिए भेजता है और इनके ऊपर कुछ किसी न किसी तरह का नंबर लिखा होता है या फिर कोई कोड वर्ड होता है जिसके जरिए आतंकवादी गतिविधियों को कश्मीर में बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने इन सभी कबूतरों को आज छोड़ दिया है। इसके बाद जो इन कबूतरों के मालिक हैं उनके चेहरे पर खुशी आ गई है, पाकिस्तान के जो भी इन कबूतरों के मालिक हैं, और उन्हें लगता है कि शायद तक ये उनके कबूतर वापस आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, भारत का मानना है कि ये कबूतर भारत के ही इलाके में घूमेंगे ज़्यादातर, क्योंकि अब ये इन्हें बहुत समय हो गया है भारत के इन पिंजरों में कैद हुए को। हालांकि ये भूल गए होंगे कि आखिरकार इनका मालिक का जो एक रास्ता है, घर है, वो कहाँ है। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी कबूतर पालने का शौक रखते हैं तो जरूर बताइएगा कि क्या ये कबूतर पाकिस्तान जाएंगे या फिर भारत के ही इलाकों में घूमेंगे। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर अमेरिका से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, पुलिस के हाथों एक अश्वेत व्यक्ति की मौत हो जाती है, जिसके बाद अमेरिका में दंगे भड़क जाते हैं।
ये घटना मिनेसोटा की है, जहां पर फिलहाल इमरजेंसी लगा दी गई है। लगातार पुलिस और फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। दंगाइयों को चेतावनी दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, लूट हुई तो हमारी तरफ से गोलियां चल जाएंगी। लेकिन दोस्तों, इस ट्वीट के बाद लगातार घमासान हो गया, क्योंकि ट्विटर पर इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर भी तंज कस दिया गया, क्योंकि जो एक वायलेंस की ये एक ट्वीट था, इसके ऊपर ट्विटर ने कहा कि हम वायलेंस को किसी भी तरह से बढ़ावा नहीं देते, जिसके चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए और उन्होंने ट्विटर पर कार्रवाई करने का एक संदेश दे दिया। हालांकि जो एक ट्विटर पर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी जो दंगाइयों की, उसके ऊपर तो उन्होंने कोई भी ऐसा कदम नहीं लिया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति पर इस तरह का कदम लिया तो जाहिर सी बात है कि ट्विटर पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। हालांकि ये भड़की हिंसा इसलिए थी क्योंकि 40 साल के जॉर्ज, जो श्वेत व्यक्ति थे, उनकी गर्दन पर किसी पुलिस ने अपना पैर रख लिया था, जिस कारण से उसे सांस लेने में तकलीफ हुई और जिस कारण से उसके प्राण निकल गए और इसी कारण से उसकी मौत भी हो गई। और इसी कारण से अश्वेत लोगों पर हुए इस अत्याचार के बाद अमेरिका में दंगे भड़क गए हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर भारत से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, बॉयकॉट चाइना को लेकर शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने अब एक एजेंडा यूट्यूब पर चला दिया है। दरअसल दोस्तों, इस व्यक्ति के ऊपर 3 इडियट नाम की फिल्म भी बनी हुई है और इस व्यक्ति ने भारत की एक उन्नति और भारत का नाम रोशन करने के लिए बहुत ही अच्छे काम किए हैं। इन्होंने अपने शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा काम किया है और बच्चों में इनकी अच्छी पकड़ लगती भी है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल के जरिए बच्चों को समझाते हैं। और लद्दाख क्षेत्र में इनके जो काम है, उन कामों के लिए इनकी प्रशंसा पूरी दुनिया में हो चुकी है और इन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन भी किया है। हालांकि इसी के चलते आज उन्होंने भारत को संदेश दिया है कि हमने मेड इन चाइना के सामानों को अब बहिष्कार करना है और इसी के चलते सेना, हमारी जो चाइना की सेना है, उस सेना को जवाब बॉर्डर पर देगी और इसी के साथ हर भारतीय चाइना के वॉलेट पर अब चोट पहुंचाकर चाइना को जवाब देगा। हम चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है कि चाइना की कमर टूटेगी और चाइना की कमर टूटेगी तो चाइना फिर से बातचीत करने के लिए टेबल पर आएगा और टेबल पर बैठकर बातचीत को सुलझा सकता है। दोस्तों, इनका जो रवैया है ये शांतिपूर्ण रवैया है और इस शांतिपूर्ण रवैये से गांधी की जो एक मैसेज है, उस मैसेज से ये छवि बिल्कुल साफ हो रही है, क्योंकि वो गांधी जी भी एक शांतिपूर्ण रवैये से एक अंदरूनी चोट पहुंचाना चाहते थे और इसी तरह की चोट ही सोनम वांगचुक भी पहुंचा रहे हैं मेड इन चाइना के प्रोडक्ट को बहिष्कार करके। हालांकि उन्होंने कहा है कि एक हफ्ते तक हम सभी सॉफ्टवेयर, चाइना के सॉफ्टवेयर, टिकटॉक, शेयर इट, पबजी नाम की ऐसी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनको अनइंस्टॉल कर दें और इसी के साथ ही जो हार्डवेयर हैं, चाइनीज़ हार्डवेयर हैं, आईफोन जो चाइना में बनते हैं, इसी के साथ रियलमी और शाओमी जैसे फ़ोन हैं, उनका भी बहिष्कार करें। हालांकि दोस्तों, 1 साल का समय दिया गया है। हार्डवेयर जो अभी रियलमी, चाइना जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनके लिए 1 साल तक आप उनका बहिष्कार कर सकते हैं, जिससे चाइना को सख्त मैसेज आएगा। हालांकि दोस्तों, आपका क्या कहना है कि क्या सोनम वांगचुक की इस मुहिम को वाकई में कामयाब होगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद है आपको आज एक बेहतरीन जानकारी मिली होगी। वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।